हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एच के स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। सॉलिड स्टेट इसमें इसके अंदर मैंने आपको लेक्चर 1 से 7 तक कंप्लीट करा दिए थे और 2 प्रैक्टिस सेट डाल दिए थे, प्रैक्टिस सेट 1 और 2। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 3 कराने वाला हूँ। ये प्रैक्टिस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं करना आएगा तब तक थ्योरी का पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेट की अच्छे से प्रैक्टिस करें आप लोग और इन चीज़ों को सीखें, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको लेक्चर 8 अपलोड करूँगा। 3 प्रैक्टिस सेट सोल्व करूँ, इसके बाद में मैं आपको लेक्चर 8 अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अपन बिना कोई देरी करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ। एक बार वेट करें आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। के बी आर द डेंसिटी ऑफ के बी आर द डेंसिटी ऑफ के बी आर इज 2.75 ग्राम 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी है। एज लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 654 पिकोमीटर। इतना एज लेंथ इसका। फिर क्या पूछ रहा है देखो, फिर कह रहा है कि के बी आर crystallizes एक जस्ट वेट KBr crystallizes in FCC unit cell define। या इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, हाउ टू डिफाइन। हाउ विल डिफाइन, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये सोल्व करना है। देखो क्या करना है, अब अच्छे से देखें एक बार मैं क्या क्या कह रहा हूँ। और अपन को केवीआर की डेंसिटी मिली हुई है, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। तो जो गिवन है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें आप। तो डी दे रखा अपन को केवीआर का 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दे रखा है। और एज लेंथ आगे लिखा हुआ है, एज लेंथ दी हुई, एज लेंथ को अपन ए बोलते हैं और वो दे रखी है 654। इसको थोड़ा मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। एज लेंथ दे रखा आप लोगों को 654 पिकोमीटर, ये आपको एज लेंथ दे रखा है। और ये एफसीसी यूनिट सेल के, अब ये कह रहा है कि केबीआर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल, हाउ टू डिफाइन। केबीआर एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए अब इसके लिए देखो, यानी अपन को जेड निकालना है, जेड फाइंड आउट करना है अपन को। अब अगर अपने पास जेड की वैल्यू 4 आ जाती है तो अपन कह देंगे कि केबीआर एफसीसी यूनिट सेल के अंदर क्रिस्टलाइज होता है। क्वेश्चन की थीम को समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है केबीआर क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी यूनिट सेल में। हाउ टू डिफाइन, इसको कैसे समझाओगे आप, कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को। तो अगर अपने पास जेड की वैल्यू किसी भी तरह से 4 आ जाती है तो अपन कह देते हैं कि केबीआर एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है। तो देखिए अपने 2 वैल्यू अपने पास दे रखी है। अब अपन को चाहिए क्या क्या,
एम देखो आप, फॉर्मूले में एम आएगा तो एम को भी अपन कर लेते हैं। तो देखो के वी आर का एम कितना होता है, के तो होता है 39 और बी आर होता है 80, और दोनों को अगर अपन ऐड कर लेते हैं तो 119 हो जाता है ग्राम पर मोल, राइट। इस तरह से ग्राम पर मोल आ जाता है ये चीज़। अब ज़रा समझिए आप इन चीज़ों को। एन अपने पास अवेलेबल होता ही है, एवोगैड्रो नंबर ऑलरेडी 6.023, कई बार 22 भी लिखा होता है पर मोल, ये वाला एन आ जाता है अपने पास, ठीक है। तो चलिए इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। देखो जो ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻, जस्ट अ वेट, इस पिकोमीटर को अपन चेंज कर सकते हैं, मेरे कहने का मीनिंग ये है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 654 इंटू 10⁻12 मीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये 2 जीरो है ना, इससे बैलेंस हो जाएगी। तो फाइनली देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, वो देखो आप। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखना पसंद करूँगा इसको, इस तरह से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं अपन। ये तो देखो फॉर्मूला क्या है अपना, डी, बिकॉज डी इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब एन ए। मुझे आप इतना बता दो, किसी भी तरह से अगर जेड अपन फाइंड आउट कर ले तो जितना जेड आएगा उससे अपन पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट सेल के अंदर होगा। अगर जेड की वैल्यू 1 आती है तो अपन कहेंगे ये एस सी सी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होगा, 2 आएगी तो बोलेंगे बी सी सी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होगा, 4 आएगी तो अपन कह देंगे एफ सी सी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होगा। यही चीज़ अपन को बताना है। ये कह रहा है कि के बी आर क्रिस्टलाइज इन एफ सी यूनिट सेल, हाउ टू डिफाइन, वो कैसे होगा एफ सी सी के अंदर। तो अपन की जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो अपन करके देख लेते हैं एक बार कितनी आती है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने राजस्थान बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आएंगे, अभी तो मैं आपको वो प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ जो आपको थ्योरी को क्लियर करवाएंगे। चलिए अब अपन जेड को बाहर निकाल लेते हैं एक बार, जेड को बाहर निकाल लेते हैं। जेड इज इक्वल टू डी ए क्यूब, और एन ए तो ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा ओनली फॉर एम बचेगा। तो देखिए अपन कौन कौन सी चीज़ों डिवाइड, डी देखो कितना है, थोड़ा सा और साइड में लिख लेते हैं, फॉर्मूला थोड़ा लंबा बनेगा। चलो मैं इधर से शुरू कर लेता हूँ। देखो अपना डी क्या दे रखा है, 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ए देखो कितना दे रखा है, 654 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, और इसके क्यूब लग जाएगा सब। एन ए 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है ये सब, पर मोल, ठीक है। चलिए अपन आगे फिर बात करते हैं। और एम जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 119 ग्राम पर मोल, या आपको एन ए दे रखा है साहब। तो चलिए अपन आगे शुरू करते हैं। पहले यूनिट को कट करते हैं, इससे पहले भी मैंने कई बार बताया आप लोगों को, पहले यूनिट कट करना है आप लोगों को। चलिए यूनिट कट करते हैं। देखो मॉल इनवर्स से ये मॉल इनवर्स गया, कलर थोड़ा पेन दूसरा चेंज कर लेते हैं, साफ नहीं दिख रहा। और देखिए इस ग्राम से ये ग्राम गया, और ये देखो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इससे ये गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा यूनिट। और जो देखो जेड की वैल्यू कोई नंबर में आएगी, नंबर की कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर, राइट। तो इसका मतलब अपन ने जो भी वैल्यू रखी है वो सही रखी है, यूनिट पूरी कट हो रही है। अब क्या क्या बच रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। 2.75 बच रहा है, 654 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 654 को
3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, और 10 के पावर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 30 आ जाएगी। 6.023 10 टू पावर 23 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 119, ये वाला इतना आ जाएगा। देखो मैं ये कहूँगा इस कैलकुलेशन को आप अपने लेवल पे सोल्व करना, मैं इसका आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ जो भी है। केमिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन रह गया है, तो आप अपने लेवल पे सोल्व करना इसको। 2-3 स्टेप और आएंगे इसके, मतलब कुल टोटल बात ऐसी है कि इसको ईजी करना है, ये स्टेप आए और आएंगे। अब मैं इसका इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ आपको। इसका फाइनल आंसर अपन 3.9 आएगा, जिसको अपन अप्रॉक्सीमेट में 4 कंसिडर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट में राउंड अप कर सकते हैं इसको 4 तक। इसका मतलब जिसके लिए जेड की वैल्यू 4 आती है वो क्रिस्टल किसके अंदर क्रिस्टलाइज होगा, एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। तो अपन यहाँ पर 1-2 लाइन यही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, जस्ट वेट, ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल is 4, so uh, so KBR, yeah, that's why crystallizes in FCC unit cell। ये हो गया साहब, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपन को जेड की वैल्यू निकालनी थी, आपको ये प्रूव करना था कि जो एफसीसी है, वो जो केवीआर है वो एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जरा समझे। आपका ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान देना। राजस्थान बोर्ड के अंदर आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड के अंदर 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन। मैं आपको राजस्थान बोर्ड वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, 1-2-3-4 क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2012 के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सप्लीमेंट्री के अंदर आया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन अगर मेन एग्जाम में आता तो ज़्यादा बेटर होता सप्लीमेंट्री के इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा समझना। एटम एक्स क्वेश्चन है, एटम एक्स crystallizes in FCC, crystallizes in FCC unit cell in MaXB कंपाउंड। देखिए अपने पास एक एक्स एटम है जो एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइजेस हो रहा है, और कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, MaXB कंपाउंड के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इट्स यूनिट सेल इस कंपाउंड की, इट्स यूनिट सेल, इट्स यूनिट सेल shown in डायग्राम, एक डायग्राम दिया हुआ होगा उसके अंदर दिखा रखी है shown in डायग्राम। व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इट, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इट, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इट।
एक्स एटम है जो कि एब्सिस यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है, और कंपाउंड कौन सा है, MaXB। इसकी यूनिट सेल को डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, और इसका अपन को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। चीज़ों को फिर से समझें, जो डायग्राम बना रखा है मैं उस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। एक डायग्राम कुछ इस तरह का बना रखा है। क्वेश्चन की थीम को समझे कि पूछना क्या चाह रहा है और आपको उनको करना क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है। देखिए क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के अंदर आया हुआ है, मैं अभी ये भी लिख दूंगा अभी यहाँ पर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको सप्लीमेंट्री में दिया गया, तो एज कम्पेयर टू मेन एग्जाम थोड़ा इजी एग्जाम होना चाहिए। थोड़ा ब्लैक यूज करता हूँ। इसके अंदर 4 एटम ऐसे हैं जो यहाँ पर है, किनारों के, हाँ किनारों पर है। जरा समझना, ये जो आपको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो किनारों पर है 4 एटम, और एक सेंटर में है इस तरह से, राइट। यानी यहाँ पर जो M एटम है, इसको इस तरह के बॉक्स से दिखा रहा हूँ। ये 5 आर्टिकल है, 4 तो हैं एज के मिड में, और एक है सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल के अंदर, और 4 हैं एज के मिड में, या सेंटर ऑफ एज भी बोल सकते हैं इसको। और जो एक्स एटम है उसको अपन इस तरह के पार्टिकल से शो कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड, जस्ट वेट, राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री 2012 में आया हुआ है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो एक्स एटम है इस तरह से दिखाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ है एक्स एटम, वो देखो। एक्स एटम आपको मिलेगा 6 फेस सेंटर पे, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एक फेस सेंटर ये वाला, और एक का फेस सेंटर ये वाला, यहाँ पर मिलेगा आपको। ये वाला डायग्राम है, तो देखिए एक्स एटम तो है फेस के सेंटर पे, और कॉर्नर्स पर, और कॉर्नर्स पे भी है एक्स एटम। एक्स एटम कहाँ कहाँ पे है, कॉर्नर्स पर और फेस के सेंटर पे। एम एटम कहाँ कहाँ पर है, सेंटर ऑफ द एज या मिड ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल। अब आपको इतनी बातें होने के बाद में आपको क्या बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। सोचिए ऐसा क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में आया राजस्थान बोर्ड के अंदर, इसको सोल्व करना अपन लोगों को, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ एम एटम्स, एम एटम्स। देखो एम एटम कहाँ कहाँ पर है, एक तो सेंटर ऑफ द एज या मिड ऑफ द एज पे, तो देखो एज पे 4 एटम है, 4, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। जरा समझना मेरी बात, मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस पे। और यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर पार्टिकल। मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल मैक्सिमम कितने यूनिट सेल के टच कर सकता है, एक तो इसके टच कर गया, इसके इक्वल में है वो, एक और 2 यूनिट सेल टच में। अब 2 इनके ऊपर आ सकती है, एक यूनिट सेल एक के ऊपर आ जाएगी, एक यूनिट सेल 2 के ऊपर आ जाएगी, 4। यानी जो एज के सेंटर पे, एज के मिड में या एज के सेंटर पे जो पार्टिकल होता है वो मैक्सिमम 4 यूनिट सेल को टच कर सकता है, 4 यूनिट सेल को टच कर सकता है। इसलिए एक में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4, इसलिए मैंने यहाँ 1/4 लिखा है, राइट। एज के जो सेंटर पे पार्टिकल होता है वो मैक्सिमम 4 यूनिट्स को टच कर सकता है, इसलिए 1/4 लिखा है। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्लस। अब एक सेंटर पे है एम पार्टिकल, अब सेंटर वाला तो किसी को टच नहीं करेगा। अब देखो इसको ओवरऑल सोल्व करो, कितना आ जाएगा, इसको कट कर 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी एम एटम यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एक्स एटम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एक्स एटम,
अब एक्स एटम कहाँ कहाँ पर है? 8 तो कॉर्नर्स पे, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, ऐसा अपन खूब पढ़ा है पहले। 6 फैक्ट सेंटर पे, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है। ठीक, तो इसको सोल्व करो। 1 + 3 ओवरऑल कितना आ जाएगा? 4। यानी अपने पास एम एटम तो कितना आया? 2, और एक्स एटम कितना आया? 4। तो इसलिए फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, देयरफॉर ऑफ द कंपाउंड ये आएगा M2X4, और दैट्स वाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ, उलझन सी लगी हुई है स्पेलिंग में। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड देखिए, इसको सॉल्व करो आप। ये वाला 2 इस 4 से कट जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा MX2। जैसे अपन को बेंजीन, जैसे ये बेंजीन है, देखो इधर, इसका अपन को ये फॉर्मूला है, और इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो तो 6 से 6 बैलेंस हो जाएगा, तो CH आ जाएगा। जैसे इसका देखो, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये तो इसका फॉर्मूला, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो तो कैसे निकलेगा? देखो, 6 से इसको कट करो, 6 1, यहाँ 2 और यहाँ 1 1, तो ये हो जाएगा CH2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरह से निकालते हैं अगर अपने पास फॉर्मूला होता तो इसका कितना हो जाएगा? MX2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो, कट करेंगे तो 2 से दोनों को, राइट? इस तरह से। चलिए, वीडियो को बैक करके थोड़ा सा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वहीं पे बैक करके दोबारा सुन लिया करो, आप दोबारा देख लिया करो आप लोग, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री के अंदर आया हुआ है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यस, एक क्वेश्चन एक बार वेट करें आपसे, एक सेकंड का। ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ है, जो अब करा रहा हूँ वो। यस, इसमें लिखा राइट द वैल्यू ऑफ एक्सियल एंगल्स, एक सेकेंड, राइट द वैल्यू ऑफ एक्सियल एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ये वैल्यू अपन को लिखनी है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए अपन को सिर्फ क्या बताना है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सियल एंगल्स बताने हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ आपको। एक टेबल बताई थी मैंने क्रिस्टल सिस्टम की, 7 क्रिस्टल सिस्टम की। वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, तो मैं उस टेबल को याद दिलाना चाहता हूँ थोड़ा सा। टेबल थी CTORHMT, याद रखना टेबल को। ये थी CTORHMT। C फॉर क्यूबिक था, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, X फॉर हेक्सागोनल। इसके लिए तो क्वेश्चन पूछा है अभी आप। M फॉर मोनोक्लिनिक और T फॉर ट्राइक्लिनिक था, राइट? अब यहाँ तो आती थी एक्सियल लेंथ, और यहाँ आता था एक्सियल एंगल। दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
एक्जेल लेंथ के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 0 1 2 0 1 2 2। और इसके लिए तो सिस्टम अलग था, मैं बताता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा होता था, A = B = C। तो मैं इसके सामने भी लिख रहा हूँ A = B = C। देखिए ये कितने नंबर पे है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 नंबर पे है, 5 नंबर पे है हेक्सागोनल। तो इसमें देखो पांचवा नंबर किसका है, 0 1, फिर 2 3 4। 5 नंबर पे 1 है, यहाँ पर ध्यान दो, 5 नंबर पे 1, यानी इसको एक बार कट करना है, वो भी राइट साइड से कट करना है। तो इसका मतलब देखो एक्जेल लेंथ तो आ गई है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एंगल्स। देखो एंगल्स लर्न करने का तरीका क्या बताया था मैंने, ध्यान देना एक बार। शुरू वाले जो 3 है स्टार्ट वाले, वो तीनों इक्वल के होते हैं और 90 डिग्री के भी होते हैं। शुरू वाले 3, 1 2 3, 3 हो गए। अब देखो 4 पे देखो एक बार, मैं लिख देता हूँ चलो, बीटा = ये 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। अब देखो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ में अल्फा बीटा और गामा इक्वल तो हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं हैं। मेरी बात ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वल भी हैं और 90 डिग्री के भी हैं। फोर्थ वाला इक्वल तो है लेकिन 90 डिग्री का नहीं है, राइट। अब लास्ट में देखो, लास्ट वाले में क्या कॉन्सेप्ट था, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अल्फा बीटा और गामा इक्वल भी नहीं है और 90 डिग्री के भी नहीं है। देखो मैंने 5 आपको बता दिए। शुरू वाले चारों इक्वल है, अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है। उसमें से 3 तो 90 डिग्री के हो जाते हैं, चौथे वाला 90 डिग्री का नहीं होता है। लास्ट वाले में तीनों इक्वल भी नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। अब सिर्फ 2 बचे, हेक्सागोनल और मोनोक्लिक। इसके लिए देखो, इसके लिए मैंने बताया था कि अल्फा बीटा तो इसमें 90 डिग्री का है लेकिन गामा 120 का है। अब इसमें देखो अल्फा और बीटा को इक्वल किया है ना, तो मोनोक्लिक में अपन अल्फा और गामा को करेंगे इक्वल 90 डिग्री का, और इसमें बीटा 90 का नहीं होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन अलग है। अब अपन को पूछा है हेक्सागोनल वाला और इसके बारे में सिर्फ एक्जेल एंगल पूछा है, तो एक्जेल एंगल ये वाला। तो इसका आंसर देखो, मैंने देखो टेबल को कोई ऐसे दोबारा नहीं बनाया, केवल शॉर्ट ट्रिक से बना दिया है। आपको एक्जेल लेंथ बनाने के लिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख रहा हूँ, इधर आंसर लिखना, ये इधर वाला तो एक्सप्लेनेशन कॉर्नर हो जाएगा। तो एक्जेल लेंथ लिखेंगे आप, एक्जेल एंगल्स। अल्फा और बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री, ये इसका आंसर है साहब। और ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2012 में आया हुआ है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया है। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन कॉर्नर है, इधर का कुछ नहीं नोट करना, आपको सिर्फ कॉपी के अंदर ये वाला नोट करना है। और मैं कह रहा हूँ आपको नोट्स कॉपी में कुछ नहीं करना। क्वेश्चन आंसर के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप एक 10 से 15 रुपए की कॉपी ले लीजिए एक आप, और क्वेश्चन क्वेश्चन सिर्फ उसी में कीजिए आप। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो उसी में कीजिए आप। नोट्स कॉपी में सिर्फ नोट्स लिखिए आप। एक 10 से 15 रुपीज़ की कॉपी ले लीजिए आप, और उसके अंदर आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट लिख लिया करो आप, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट अभी 17 चैप्टर के आएंगे, तो नोट्स कॉपी फालतू में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और क्वेश्चन कॉपी अलग रहेगी, तो अपन को पता भी रहेगा कि अपने पास एक क्वेश्चन कॉपी एक नोट्स कॉपी है, राइट। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप अपनी एज योर विश कैसा भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। बहुत सिंपल है और मोस्ट ऑफ वन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ एक्सियल लेंस एंड एक्सियल एंगल्स ऑफ
ट्राइकेलिक क्रिस्टल सिस्टम। राइट द एक्सियल लेंथ, इसकी जगह डिस्टेंस भी आ सकता है, लेंस, एक्सियल एंगल्स ऑफ ट्राइकेलिक ट्राइकेलिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइकेलिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके लिए लिखना है। तो सिंपल सी बात यही है कि आपको वही याद करना है। देखो ट्राइकेलिक, देखो मैं छोटी सी बात लिख रहा हूँ, CTORHMT। देखो ये तो होता है टेट्रागोनल और ये होता है ट्राइकेलिक, ये वाला ट्राइकेलिक। ट्राइकेलिक। अब मैं छोटी सी बात ये कहूँगा, एक्जेल लेंथ के लिए क्या क्या ट्रिक थी? एक्जेल लेंथ के लिए ट्रिक थी ये, देखो मैं लिख ही रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, जस्ट वेट। एक्जेल लेंथ के लिए देखो क्या क्या ट्रिक थी, देखो समझो, 0 1 2 0 1 22, लास्ट में देखो 2 लिखा हुआ है, ये देखो 7 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी ट्राइकेलिक 7 नंबर पे है। और 7 नंबर पे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 पे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ABC जो एक्जेल लेंथ है, इनको 2 बार कट करना है अपन को। ये लो, अब अपन को एंगल्स लिखने हैं। एक्जेल एंगल्स, एक्जेल एंगल्स के भी बड़ी शानदार ट्रिक थी। शुरू वाले 4 इक्वल होते हैं, उनमें से 3 90 डिग्री होते हैं, चौथे वाला 90 डिग्री का नहीं होता। और लास्ट क्लास में क्या लिखा था, तीनों इक्वल भी नहीं होते, 90 डिग्री के भी नहीं होते। चलो पीछे चलते हैं एक बार, मैं इसे पीछे वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो देखो आप इस तरह से, लास्ट में देखो ट्राइकल में तीनों इक्वल भी नहीं होते और 90 डिग्री के भी नहीं होते। जबकि ये वाले देखो, शुरू वाले 3 देखो, 1 2 3, तीनों इक्वल है 90 डिग्री के। ये वाले देखो इक्वल तो है लेकिन 90 का नहीं है। तो लास्ट में देखो तीनों इक्वल भी नहीं है और 90 के भी नहीं है, तो ये वाला आएगा ट्राइकल नहीं में लास्ट में। तो ऐसे प्रैक्टिस करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये 90 का नहीं है, ये इक्वल नहीं है और 90 के भी नहीं है। इस तरह से देखो ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए मैंने टेबल से आपको 2 क्वेश्चन कराए, इससे पहले भी करवाया होगा जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तब, कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने शायद हेक्सागोनल और ट्राइकलिंग में डिफरेंस बताया था। इस तरह से देखिए ये आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी आप कर लें। हाँ, एक बार वेट करें आप लोग, बस एक सेकेंड। बस हो गया, एक सेकेंड ही वेट कर लें आप लोग। एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, कोई बोर्ड एग्जाम में आएगा वो, तो उसी को अपन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को और कर लेते हैं अपन। अगर मैं कई बार टाइम लगा दूँ बीच के अंदर तो आप वीडियो को आगे कर लिया करो, कई बार क्या मुझे क्वेश्चन ढूंढने पड़ जाते हैं। क्लासीफाई द
फॉलोइंग compounds, following compounds in इनका मतलब जैसे मॉलिकुलर आयनिक सॉलिड इनके अंदर क्लासीफाई करना है। क्वेश्चन तो और भी आगे है लेकिन अपन इतना काफ़ी है यार। फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। क्लासीफाई करना है, किस किस को करना है। ये वाला जो क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है आपके राजस्थान बोर्ड 2013 के अंदर आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अब आपको क्लासीफाई करना है तो कौन कौन से कंपाउंड को करेंगे देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड। फिर लिखा हुआ सॉलिड अमोनिया। उसके बाद लिखा हुआ है आयोडीन क्रिस्टल। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया वैसा ही लिख रहा हूँ मैं। या आयोडीन की थोड़ा स्पेलिंग सही कर देता हूँ मैं। आयोडीन क्रिस्टल। उसके बाद लिखा हुआ ग्रेफाइट। उसके बाद लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोराइड। इन क्वेश्चन को करना। देखिए क्वेश्चन ऐसे थ्योरी में लिखे हुए आएंगे लेकिन अपन को इनको अपनी सुविधा के लिए अपन को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसको अपन SO2 बोलते हैं साहब। अमोनिया को NH3 बोलते हैं। आयोडीन को I2 लिख सकते हैं अपन। ग्रेफाइट को सी ग्रेफाइट लिखते हैं, कार्बन का है सी, कार्बन का एलोट्रोप है ये। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को अपन CCl4 बोल सकते हैं। तो देखिए इनको डिवाइड करना अपन को मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आंसर लिखना अपन जो जिसमें आएगा अपन लिख देंगे। ये मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट या नेटवर्क। कोवलेंट, इसकी जगह नेटवर्क भी आ सकता है। चलिए इनका इनका आंसर लिखते हैं अपन। सबसे पहले देखो सल्फर डाइऑक्साइड को सेलेक्ट चेक करते हैं अपन। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मोलिकुलर सॉलिड है और पोलर के अंदर आता है। अमोनिया भी मोलिकुलर सॉलिड है और पोलर में लिख लो या फिर H बॉन्डेड में आ जाएगा ये, मतलब मोलिकुलर सॉलिड में आएगा। I2 भी इसी के अंदर आएगा। ग्रेफाइट इसके अंदर आता है। ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। और ग्रेफाइट और CCl4 नॉन पोलर में आएगा तो इधर आएगा ये CCl4। थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को अरेंज कर देता हूँ यार, थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा मैं समझ चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाहता हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया देखो, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। क्लासीफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन
पोलर एंड नॉन पोलर, कौन तो पोलर होगा और कौन नॉन पोलर होगा, इसमें क्लासीफाई करना है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को अरेंज नहीं कर पाया था, पता नहीं चला मुझे, अब याद आया क्वेश्चन कैसे क्या है। कई बार क्या चीज़ें याद नहीं रहती, कोई क्वेश्चन माइंड में रहता है कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा प्रॉपर पता नहीं था। क्वेश्चन को सोल्व करने लगा तो पता चला कि क्वेश्चन इस तरह से ही है। मेरे माइंड में थोड़ा याद नहीं रहा ये चीज़, क्षमा चाहता हूँ इस इनकन्वीनियंस के लिए। चलिए, पोलर और नॉन पोलर में अपने को डिवाइड करना है। तो देखिए, जस्ट वेट, देखो पोलर में कौन कौन आता है। SO2 पोलर में आएगा, NH3 भी पोलर में आएगा, क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर होता है। देखो, जिसके लिए म्यू जीरो होता है वो नॉन पोलर होते हैं, और जिसके लिए म्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो से ज़्यादा होगा वो पोलर होता है। अब आप सोच रहे सर ये पता कैसे चलेगा, ये अपन एक डायपोल मोमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। 11th क्लास के अंदर यूनिट 4 के अंदर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को सीखते हैं। अभी अपन डायरेक्ट लिखेंगे इन सब बातों को। चलिए आगे बात करते हैं। और बाकी सारे ये किस में आएंगे, नॉन पोलर में आएंगे। नॉन पोलर में कौन कौन रहेगा, I2 रहेगा आपका, इसको अपन I2 बोलते हैं। और ग्रेफाइट भी नॉन पोलर में रहेगा, और CCl4 भी नॉन पोलर में रहेगा। ग्रेफाइट G लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ग्रेफाइट। ठीक है, इस तरह से। चलिए इस सेशन में अपन इतना ही रखेंगे। जो भी क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आ रखे थे मैंने आपको बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2013 में आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए, ये सभी राजस्थान बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही रखेंगे। इसके बाद में मैं आपको लेक्चर 8 डालने वाला हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर मोर और मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।